नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की दुनिया के हर मुल्क में चर्चा हो रही है। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। जब दुनिया के तमाम बड़े नेता हवाई सफर पसंद करते हैं, पीएम मोदी ने हवाई यात्रा के बजाय रेल यात्रा करके जेलेंस्की से मिलेंगे। हवाई यात्रा करने वाले नेताओं का मिशन शांति फ्लॉप हो गया। नरेंद्र मोदी जमीन के रास्ते यूक्रेन पहुंच रहे हैं। इस वक्त वो सफर में है जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। यूक्रेन की जमीन से जो हकीकत है उससे वाकिफ होंगे। बुद्ध की भूमि की अहमियत को बताते हुए जंग के मैदान में शांति की बहाली का संदेश देंगे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजरिया हर बड़े मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने का होता है और हर बातचीत का मसले से समाधान भी होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति मिशन को आज राष्ट्र की आवाज के जरिए डिकोड करूंगा। पीएम मोदी के शांति मिशन के क्या खास पहलू हैं, क्या असर होगा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा एक तरीके से डैमेज कंट्रोल की कोशिश के नजरिए से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से मिलकर भारत के पुराने स्टैंड को दोहरा सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग में भारत ने ना तो खुलकर रूस की मजम्मत की और ना ही यूक्रेन की तरफदारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ग्लोबल इमेज को और ज्यादा मजबूत करके एक मीडिएटर की भूमिका निभाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम देशों के साथ चीन को भी अपनी कूटनीति के जरिए एक मात देने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कैसे, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। इधर हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में 90 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की मौजूदगी में एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला गठबंधन कर लिया है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और एनसी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हम फिर से सत्ता में लौटेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। कांग्रेस से तालमेल के बाद पीडीपी भी उनकी संभावना बरकरार है। अगर वो आना चाहे तो आ सकती है, क्योंकि अलायंस के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है जिसमें अनुच्छेद 370 की बहाली, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया है। और इस पर बीजेपी ने कांग्रेस और एनसी दोनों पर हमला किया है। आखिर कैसे, राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा कि कश्मीर में जो सियासी हालात हैं वो कैसे हैं और तमाम राजनीतिक दल किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अपने चुनावी विसात बिछानी शुरू कर दी है। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के बाद यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, इस वक्त नरेंद्र मोदी सफर में है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने वर्षा में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है
जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। भारत इस रीजन में स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार भी है। भारत का मत साफ है कि यह युद्ध नहीं, युग नहीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पोलैंड की राजधानी की धरती से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को संदेश दिया तो यह कहा जाने लगा कि क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन के बीच जंग रुकवा सकते हैं? क्या जा रहे हैं? भारतीय समुदाय के लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों तक भारत की नीति सभी मुल्कों से दूरी बनाकर रखने की रही थी, लेकिन आज के भारत की नीति सभी देशों से करीब रहने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर रहेंगे। 30 साल में यह पहली बार है जब कोई भारतीय पीएम यूक्रेन के दौरे पर है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो विदेश मामलों के जानकार हैं उनकी अलग अलग राय है। मैं विदेश मामलों के जो एक्सपर्ट हैं उनको सुनवाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जंग चल रही है और इस जंग के बीच हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन जाना कई देशों को खटक रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया में दिख रही है। मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र है। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा है ये विश्व राजनीति के संदर्भ में भी बेहद महत्व की है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ड्स ऑफ विजडम जो कि उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से समरकंद उज्बेकिस्तान में कहे थे कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, ये जो विचार है, ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम है आज भी बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। और जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे तो वो फिर से अपने इन विचारों को दोहराएंगे। फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ था तब से ही यूक्रेन की जो भारत में एम्बेसी है वो लगातार हमारे विदेश मंत्रालय के संपर्क में रही है और बार बार यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि भारत से उनको बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हैं। हमारी जो एम्बेसी यूक्रेन में कीव में है वहां पर भी हमारे जो एम्बेसडर हैं उन्होंने लगातार कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय से संपर्क बनाया हुआ है, चाहे वो भारतीय बच्चों को वहां से बाहर लाने की कोशिश हो, चाहे भारत और यूक्रेन के बीच में बढ़ता हुआ व्यापार और वाणिज्य हो, और सबसे बड़ी बात चाहे भारत द्वारा यूक्रेन को इस युद्ध को बंद करने की जो मदद है उसकी पेशकश हो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यूक्रेन के खिलाफ यूक्रेन के नागरिक युद्ध पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध हो रहा है यूक्रेन में हजारों लाखों लोग उसकी चपेट में हैं, कई हजार लोग घायल हुए हैं, बहुत यूक्रेनी मारे गए हैं, बहुत यूक्रेनी लापता हैं और यूक्रेन के जो बुनियादी ढांचे हैं शहर के शहर खत्म कर दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से रूस ने हमला किया एक के बाद एक यूक्रेन के कई शहर तबाह बर्बाद हो गए, बहुत नुकसान हुआ है और जिस तरीके से वहां पर तमाम तरह की तैयारियां नहीं थी उसके बावजूद अभी भी यह युद्ध नहीं रुक रहा है। और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना कई मायनों में बहुत ज्यादा खास रखता है। मैं राष्ट्र के वास के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस की बमबारी ने यूक्रेन के पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। युद्ध की आग में यूक्रेन किस तरीके से जला है यह हम सब देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नुकसान हुआ है वो अरबों में हुआ है। बहुत ज्यादा 58.9 अरब का वहां पर नुकसान हुआ है। जो आधारभूत संरचना है वो 36.8 अरब की है। जो वहां के कारोबारी हैं, उद्योग हैं, उसकी संपत्ति लगभग
13.1 अरब की बताई जा रही है। ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो 9 अरब के करीब, कृषि भूमि संसाधन 8.7 अरब के करीब है, एजुकेशन सिस्टम 6 से 8 अरब के आसपास है और यूटिलिटी 4.5 के आसपास है। जंगल की अगर मैं बात करूं तो 4.5 अरब है। परिवहन की अगर हम बात करें तो 3.1 अरब के आसपास है। हेल्थ सेक्टर की देखरेख 3.1 अरब के आसपास है और व्यापार की अगर हम बात करें तो 2.6 अरब के आसपास है। संस्कृति, खेल, पर्यटन लगभग 4 अरब के आसपास है। जो प्रशासनिक भवन है उसका भी जो है वो 0.5 है। डिजिटल बुनियादी ढांचा भी कमोबेश इसी के बराबर है। जो सामाजिक क्षेत्र है वो 0.2 अरब के आसपास है। वित्तीय क्षेत्र भी 0.4 के आसपास है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यूक्रेन से 6 लाख परिवारों ने पलायन करके दूसरे मुल्कों में शरण ले ली है। अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा नुकसान अभी तक यूक्रेन का हो चला है और उसके बावजूद भी यह जंग थमने का नाम नहीं ले रही। रूस से लड़ाई में यूक्रेन की बुनियादी सुविधाओं को कितना नुकसान पहुंचा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी दिखाना बताना चाहता हूं। स्क्रीन के जरिए समझिए कि किस तरीके से यूक्रेन की जो बर्बादी हुई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर 2,50,000 घर बर्बाद हो चुके हैं। 2,11,000 के आसपास जो ट्रांसपोर्ट वाहन है वो बर्बाद हो चुके हैं। परिवहन की अगर हम बात करें तो 16,000 के आसपास है। हेल्थ सेक्टर के संस्थान की अगर हम बात करें तो 1,300 के आसपास की बर्बादी हो चुकी है। एजुकेशन संस्थान सिस्टम जो है वो 3,800 जिसमें निजी भी है और राज्य की जो दूसरी है, कुल मिलाकर 426 निजी और राज्य उद्यम बर्बाद हो चुके हैं। ये अभी तक का नुकसान वहां का एक आंकड़ों के मुताबिक सामने आया है, लेकिन जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बद से बदतर है। चूंकि हिंदुस्तान ने लगातार यूक्रेन की मदद की और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के रास्ते में है। इस वक्त वो वहां पहुंचकर जेलेंस्की के साथ मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बहाने हिंदुस्तान से हर मुमकिन मदद की वो बात भी करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने बार बार यूक्रेन और रूस में अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति का इस्तेमाल करने की गुजारिश की है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की 2 यात्राओं के दौरान कीव में बच्चों के एक अस्पताल पर घातक हमला हुआ था, जिसके बाद मोदी ने पुतिन से मासूम बच्चों की मौत को दर्दनाक बताते हुए संघर्ष के समाधान की गुजारिश की थी, आग्रह किया था। और यूक्रेन के नेताओं ने भी भारत से देश की जंग के हालात, इकोनॉमी, पुनर्निर्माण की मदद करने की अपील की है। यूक्रेन की ओर से यह आग्रह किया गया, गुजारिश की गई कि भारत जंग को रोकने और यूक्रेन को फिर से खड़ा करने की मदद करेगा। यूक्रेन और रूस के बीच फरवरी 2022 में लगातार लड़ाई चल रही है और यह 2024 अगस्त खत्म होने वाला है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि इन दोनों देशों की युद्ध से दोनों देशों में कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा लगाइए। जब जब भी कोई जंग होती है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, उसमें नुकसान दोनों का होता है। इसलिए जंग का कोई समाधान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बातचीत से रिश्तों को सुलझाने में ज्यादा फायदा होता है। बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने में ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ से होता है। किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन नुकसान होता जरूर है। सोचिए, एक ताकतवर मुल्क एक छोटे से देश से इसलिए लड़ रहा था कि उसको खत्म कर देंगे, लेकिन रूस यूक्रेन को खत्म नहीं कर पाया। इसीलिए इंसान को यह सोचना चाहिए कि अगर आप जितने बड़े इंसान हैं, अगर आपकी किसी से लड़ाई झगड़ी है, मनमुटाव है, तो उसको बैठकर सुलझाने में ही फायदा है।
चूंकि किसी को छोटा समझना, किसी को छोटा आंकना, ये दो देशों के मुल्कों की लड़ाई भी बताती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन जंग में 6 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हो गई। सोचिए, एक ताकतवर मुल्क वो अपने 6 लाख सैनिक गंवा चुका है। यह दावा यूक्रेनी वेबसाइट कीव इंडिपेंडेंट ने किया है और यूक्रेन ने पिछले 2.5 साल में रूस के 8,522 करोड़ 22 टैक्स बर्बाद हुआ है। इतने पैसों 16,542 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई हैं। 17,216 आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। 1,166 रॉकेट सिस्टम, 928 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए। 367 हवाई जहाज, 328 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने बर्बाद कर दिया, ऐसा दावा किया गया है। 13,902 ड्रोन, 28 जहाज और एक सबमरीन बर्बाद हो चुके हैं इस जंग में, इस लड़ाई में। लेकिन नतीजा अभी तक नहीं निकला है। पिछले 2.5 साल से रूसी हमले को झेल रही यूक्रेनी सेना और यूक्रेनी लोग लगातार जवाब दे रहे हैं। सोचिए कि उन हिम्मत को रूस जैसा ताकतवर मुल्क नहीं तोड़ पा रहा है, जबकि यूक्रेन छोटा सा देश है, लेकिन उसके लोग, यूक्रेनी सेना लगातार रूस को जवाब दे रहे हैं। और 6 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के इलाकों पर एक के बाद एक हमला कर दिया। जेलेंस्की राष्ट्रपति के मुताबिक बीते 15 दिनों में यूक्रेनी सेना ने रूस के क्रुस्क में 92 गांवों पर कब्जा कर लिया है। और राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के 1250 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के आर्मी चीफ सिरिस्की ने यह दावा किया है कि यूक्रेनी सेना रूस के 35 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। लेकिन यह जंग अभी भी खत्म हो नहीं रही है, लेकिन यह जंग लगातार बढ़ती जा रही है। और किस तरीके से यह जंग खत्म होगी, इसकी पहल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इसका नतीजा आपको अगले 24 घंटे में देखने को, सुनने को मिल जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश एक दूसरे पर घातक हमला कर रहे हैं। जंग थमने के फिलहाल कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे वक्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर जाना कई मायनों में बहुत कुछ बयां भी कर रहा है। भारत के रिश्ते यूक्रेन और रूस दोनों के साथ मजबूत बने हुए हैं। ये भारत की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शानदार कूटनीति। पोलैंड के बाद यूक्रेन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत अशांत वाले इलाकों में शांति चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको फिर से दोहराया हुआ है। युद्ध का नहीं, युग नहीं, यह युद्ध का युग नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं। और किसी भी संघर्ष को कूटनीति और बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। यह उन चुनौतियों के खिलाफ एक साथ आने का वक्त है जो मानवता को खतरे में डालती है। इसीलिए भारत कूटनीति और संवाद में विश्वास करता है। भारत इस दोनों देशों में शांति चाहता है, शांति की पहल कर रहा है, पहले भी करता रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है वो बहुत खास मानी जा रही है। स्क्रीन के जरिए जरा समझिए। 1991 में यूक्रेन आजाद हुआ था। भारतीय पीएम की इस देश को यह पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की के न्योते पर यूक्रेन की यात्रा पर हैं, इस वक्त रास्ते में मौजूद हैं। भारत यूक्रेन के संघर्ष से शांतिपूर्ण समाधान पर अपने विचार पर साझा करेंगे। पीएम मोदी रूस यात्रा के बाद 6 हफ्ते के बाद से यह यात्रा हो रही है। इससे पहले वो रूस गए थे, पुतिन से मुलाकात की थी, क्योंकि पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतरीन दोस्त माने जाते हैं।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत हर किसी के साथ जुड़ना चाहता है। भारत सभी के विकास की बात करता है। आज का भारत सभी के साथ है और सभी हितों के बारे में सोचता है। यह भारत का विजडम ग्लोबल है, विजन ग्लोबल है। हमारे पूर्वजों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत का कल्चर ग्लोबल है, केयर है, कैंपेशन ग्लोबल है। हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और ये आज भारत की नीति और निर्णयों में नजर भी आता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के विजन को किस तरीके से पूरी दुनिया को बता रहे हैं। आप खुद नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए। विजन ग्लोबल है, भारत का विजन ग्लोबल है, भारत का कल्चर ग्लोबल है, केयर और कंपैशन ग्लोबल है। हमारे पूर्वजों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और यही आज के भारत के नीति और निर्णयों में नजर आता है। G20 के समय भारत ने आह्वान किया, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसी भावना में 21वीं सदी की दुनिया के बेहतर भविष्य की गारंटी है। भारत वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के कंसेप्ट से दुनिया को जोड़ना चाहता है। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक बार फिर से चुनाव की दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ जम्मू कश्मीर में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जम्मू कश्मीर में पहले फेज के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन कर लिया है। 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है और उनके साथ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों पर मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। There is no question of common benefit. Our common program is to fight election, to defeat the divisive forces that exist in the country. सर, आप बोले रेस्टोरेशन ऑफ 373-35A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आपने हमारा रखेगी, कांग्रेस इसमें ये बताइए साहब, आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बाद भी फिर ये सवाल। सर, वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? सुनिए साहब, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए।
हमारा ये है और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी देश के जनता को बताना चाहिए उनका स्टैंड क्या है। हमारा तरुण चुग जी कल दिल्ली में से ये बताए, बिल्कुल वो सही बात है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है आर्टिकल 370 के बारे में, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जम्मू कश्मीर जनता को जो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार दिया गया वो वापस लेना चाहते क्या। जो गरीबों को, ट्राइबल्स को, एम्प्लॉयज़ को, महिलाओं को, नौजवानों को, गर्ल्स को जो अधिकार दिया गया, इस अधिकार कांग्रेस भी वापस लेने चाहते क्या। जम्मू कश्मीर जनता को फिर जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छोड़ते क्या बताना चाहिए। आईएसआई का झंडा लगाते थे, आज वहां पर तिरंगे फहराए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो जम्मू कश्मीर में चुनाव को फाइट करती नजर आएंगी और हर कोई ये कोशिश करेगा कि जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनाए, क्योंकि 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां बहुत तेजी से वहां वर्क करना शुरू कर दिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।